चलिए बेटा शुरू करते हैं। भारतीय संगीत में निबद्ध और अनिबद्ध गान। निबद्ध माने कि जो बंधा हुआ है और अनिबद्ध जो कि बंधन से मुक्त है। सीधी सीधी बात, इतना हमको समझ में आता है। बात करते हैं संगीत रत्नाकर। सबसे पहले इस ग्रंथ की बात करेंगे जो 13वीं शताब्दी में लिखा गया। बहुत पुराना ग्रंथ है जो कि नाट्य शास्त्र के बाद बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें सारा गीत के बारे में और गान के बारे में बताया गया है। संगीत रत्नाकर में गीत की परिभाषा के रूप में कहा गया है कि मन का रंजन करने वाला संदर्भ गीत कहलाता है। संगीत की अगर शुरुआत की बात करें तो गीत से यहाँ सारी बातें शुरू होती हैं, क्योंकि गीत में ही गंधर्व और गान दो प्रकार की बातें हैं। गीत माने संगीत ही लगा लो आप। तो संगीत की शुरुआत वैदिक काल से करें तो गीत से शुरू करते हैं। गीत के दो भेद हैं, गांधर्व और गान। गांधर्व जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कठोर नियमों से बद्ध गान जो है उसको गंधर्व कहा गया, जिसका उद्देश्य श्रेयस, उदात्त यानी मोक्ष की प्राप्ति तथा अभ्युदय मतलब भय से मुक्त, भय रहित प्रदान करने वाला माना गया। अब ये जो गंधर्वों के द्वारा जो गान की बात हो रही है, गंधर्व जो गाते थे, मतलब गान से मतलब शैली से, वो वैदिक सामवेद में जो वैदिक परंपराओं में जो भी गायन होता था, मंत्रों का उच्चारण होता था, उसके बारे में बात हो रही है, जो कि अब खत्म हो चुका है अभी भी। लेकिन आप उसका एक रूप देखेंगे कि जब जब भी घर में हम हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो उसमें जो मंत्रों का गायन होता था ना, वो जो है वो गांधर्व गान का एक आप रूप लगा सकते हैं, उसको आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो गांधर्वों द्वारा रचित कठोर नियमों में बद्ध गान को गंधर्व कहा गया है, जिसका उद्देश्य श्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति और भय रहित प्रदान करने वाला माना गया। वाग्यकार कौन होते हैं? जो हमारे बहुत गुणीजन होते हैं, जिन्हें संगीत का प्रगाढ़ ज्ञान होता है, जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनके द्वारा रचित लोक रंजन तथा रुचि के अनुसार नियमों में परिवर्तन के साथ जिस संगीत की रचना होती है उसे गान कहा गया। गंधर्व का हमें पता चल गया क्या था? मोक्ष की प्राप्ति और अभ्युदय प्रदान करने वाला। और वाग्यकारों द्वारा रचित लोक रंजन, वाग्यकार मतलब हमारे बड़े बड़े संगीतकार, ज्ञानी, गुणीजन, उनके द्वारा जो रचित किया गया, रचना की गई लोक रंजन और लोगों के रुचि के अनुसार जो भी नियमों में हल्का फुल्का, इसके नियमों में, ये वाली जो गान शैली बात करें ना गंधर्व वाली, इसके नियमों में कुछ परिवर्तन के साथ जिस संगीत की रचना होती है उसे गान कहा गया है। और जो भी परिवर्तन करके बनाया गया संगीत को, उसमें बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन जो है वो अलाउड नहीं है। आगे चलते हैं। गान के दो प्रकार माने गए हैं, निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। ठीक है बेटा, सीधे सीधे अगर हम बात करें गायन शैलियों के बारे में, तो हमें अगर संगीत को बिल्कुल पूर्व काल से उठाना है, प्राचीन काल से, वैदिक काल से, तो हम यहीं से उठा सकते हैं, सीधा गीत से आगे चल सकते हैं, वहीं से हम बात को शुरू करना उचित रहेगा। गान के दो प्रकार माने गए, निबद्ध और अनिबद्ध। अभी हमने गंधर्व को छोड़ दिया है, ठीक है, गंधर्व जो लुप्त हो चुका है। अब गान की ही बात करेंगे आगे। निबद्ध वह गान जो स्वर और ताल में बंधा हो। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रबंध, वस्तु और रूपक, तीन संज्ञाएं इसको दी गई। इसके भेद नहीं है बेटा, संज्ञाएं हैं, माने कि इसकी पहचान बनाई गई इन रूपों में, प्रबंध, वस्तु और रूपक। यहाँ प्रबंध को अगर हम देखें तो प्रबंध कुछ इस तरह से है और वस्तु और रूपक इसके भीतर कुछ इस तरह से सेटल होते हैं। मतलब प्रबंध माने एक मैनेजमेंट, वस्तु और रूप इसके अंदर बंदिश और उसको प्रस्तुत करने का उसका रूप जो है वो इसमें शामिल होता है। आगे चलते हैं। अनिबद्ध गान यतिपाद के नियम से स्वतंत्र तथा वाद्यों पर बजाए जाने वाले अक्षर, वाद्यों पर बजाने वाले कौन से अक्षर होते हैं? जिन्हें हम पाठाक्षर कहते हैं, वाद्यों पर बजाए जाने वाले अक्षर, और अनिबद्ध गान की श्रेणी में ये समन्वित कहे गए थे। ठीक है, अनिबद्ध पता चल गया हमें, नियमों से थोड़ा मुक्त है। अब क्या कहते हैं? भारतीय शास्त्रीय संगीत में निबद्ध और अनिबद्ध गान ये दो मुख्य प्रकार माने गए हैं। जो गायन की संरचना, उसको कैसे बनाया गया, उसकी संरचना कैसे की जाएगी और ताल से उनका क्या संबंध रहेगा, ये वो गान दर्शाता है। निबद्ध गान जैसे कि ख्याल और ध्रुपद। ख्याल ध्रुपद में हमने आपसे पिछली वीडियो में बात की, जिनमें कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन जो है वो मान्यता नहीं लेगा। इसमें ताल, लय और पदों के शब्दों में बंधी हुई रचनाएं हैं। जबकि अनिबद्ध गान में क्या आता है? आलाप, ताल, शब्दों से मुक्त, केवल स्वर पर आधारित स्वतंत्र गायन, स्वर पर आधारित स्वतंत्र गायन। अभी हम फिर से देखिए, हमारे पास एक निबद्ध गान का टॉपिक हमने उठाया है। क्यों उठाया है?
अभी हमने संगीत रत्नाकर के अनुसार बताया क्या क्या था। अभी हम आगे आगे और भी गुणीजनों ने और शास्त्रकारों ने इसके बारे में अलग अलग प्रकार से उसको डिफाइन किया है, जिससे कि हमें इसे समझने में बहुत सहायता मिलती है। चूँकि संगीत जो है वो प्रबंध से ही उठता है, प्रबंध से उठने के बाद ही सारी शैलियाँ उससे निर्मित होती हैं, तो सारी बातें शुरू वहीं से होती हैं। इसलिए हमने गीत, फिर उसके दो प्रकार, गांधर्व गान, गान में फिर निबद्ध और अनिबद्ध गान। गांधर्व क्योंकि चला जा चुका है, तो वहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब इसके बारे में और जानते हैं। निबद्ध गान क्या है? परिभाषा, जो गान स्वर, ताल और पद के नियमों में बंधा हो। स्वर, ताल और पद के नियमों में बंधा हो उसे निबद्ध गान कहते हैं। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। आगे चलते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसमें एक निश्चित ताल और लय, बोल होते हैं। यह प्रबंध का आधुनिक रूप है। ठीक है, यही प्रबंध जिसके बारे में बात कर रहे थे आपसे। ठीक है, ये उसकी विशेषताओं में आता है। प्रबंध के लिए आप पिछली वीडियो देख लीजिए बेटा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है। अब इसके उदाहरण में क्या क्या आता है? ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, ठुमरी, टप्पा, भजन और लोकगीत। ठीक है जी, ये प्रबंध के आधुनिक रूप हैं। इसमें सब कुछ आ रहा है। ये संरचना, ये आमतौर पर दो भागों में होता है, स्थायी और अंतरा। महत्व क्या है इसका? यह गायन को एक निश्चित और सुव्यवस्थित रूप प्रदान करता है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जी, अब अनिबद्ध के बारे में बात करते हैं इसी तरह डिटेल में। परिभाषा, जो गान ताल की सीमा से पूरी तरह स्वतंत्र और मुक्त हो। पूरी तरह से स्वतंत्र और मुक्त। देखिए वहाँ पर हम भजन भी कर रहे हैं, वहाँ हम पीछे टप्पा और ठुमरी की बात भी कर रहे थे। तो ये है कि अलग अलग घराने बन गए, उनमें थोड़े बहुत नियमों के फेरबदल करके, लेकिन उसको फिक्स कर दिया गया है, इस तरह से बनाया है। लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र और मुक्त नहीं है। पूरी तरह स्वतंत्र और मुक्त क्या है? इसमें केवल आलाप आ सकता है, गायक जो है आलाप कर सकता है, और जो हमारे वाद्यों के जो कलाकार होते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं हमारे, वो उस पर जोड़ झाला के रूप में आलाप को प्रस्तुत करते हैं। ये इसका मतलब है। चलिए, वह गान जो ताल की सीमा से पूरी तरह स्वतंत्र और मुक्त हो उसे अनिबद्ध गान कहा गया है। विशेषताएं क्या है इसकी? यह केवल स्वर और राग के नियमों का पालन करता है। इसमें सिर्फ स्वर क्या क्या लगने हैं और राग के क्या नियम रहेंगे, सिर्फ उन्हीं का पालन करेगा ये। बाकी आप अपने अनुसार इसको किसी भी उसमें हट के अपनी किसी भी मनमर्जी विस्तार इसका कर सकते हैं। इसमें गायक को अपनी कल्पना के अनुसार राग विस्तार की स्वतंत्रता होती है। उदाहरण जैसे कि आलाप, नोम तोम का आलाप, जोड़ झाला, अभी हमने बात की जोड़ झाला की, इंस्ट्रूमेंटल में जो यूज़ होता है आलाप, उसको हम जोड़ झाला का नाम देते हैं। महत्व, यह राग के भाव को गहराई से व्यक्त करने और कलाकार की रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है। आगे चलें। अब निबद्ध गान। भारतीय शास्त्रीय संगीत और साहित्य के प्राचीन संदर्भ में प्रबंध, वस्तु और रूपक निबद्ध गान के तीन मुख्य भेद हैं। देखिए हम अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशंस, अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं शास्त्रकार, ताकि जो भी पढ़ने वाला, समझने वाला, वो अपने अपने तरीके से उसको समझेगा। बात सभी लोग एक जैसी कह रहे हैं, शब्दों का फर्क है बेटा। ठीक है, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत और साहित्य, संगीत और साहित्य का मतलब क्या है? संगीत तो मतलब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, साहित्य मतलब उसका थ्योरी जो हो गई है, जिसको हम लिखित रूप देते हैं। प्रैक्टिकल मतलब गायन रूप देते हैं, थ्योरी मतलब लिखने का रूप देते हैं। कि प्राचीन संदर्भ में, बहुत पुराने संदर्भ में प्रबंध, वस्तु और रूपक निबद्ध गान के तीन मुख्य भेद हैं। इन्हें ये भेद के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह से ये कहते हैं। ठीक है, ये तीनों शब्द रचना की संरचना और गायक की प्रस्तुत शैली से संबंधित है। शब्द रचना की संरचना, ठीक है, शब्दों की जो रचना है उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा और गायक उसे कैसे प्रस्तुत करेगा, उस शैली से संबंधित है। आगे चलें। प्राचीन संवाद गायक अथवा नाट्य गायन वाले जो हैं, उनकी समस्या से इनका गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि ये गायक के लिए गाए जाने वाले पदों, लिरिक्स, ताल और मेलोडी को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल भावों में फ़र्क आ जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा नियमों में, कठिन नियमों में बद्ध रचना को गाते हैं, नाट्य चल रहा है आगे पीछे, आप उसको संवाद कर रहे हैं, और उसमें अगर कठोर नियमों का पालन किया जाता है तो कहीं ना कहीं भाव उसके अफेक्ट होते ही होते हैं। इसलिए थोड़ी सी नाटक के लिए समस्या रहती है। अब यहाँ प्रबंध, वस्तु, रूपक का अर्थ जो है ना,
ये हम आगे अब बात करते हैं नाट्य के संदर्भ में करेंगे। प्रबंध, यह निबद्ध गायन का सबसे प्रचलित रूप है जिसे आधुनिक बंदिश का पूर्वज माना जाता है। देखिए यहाँ पर एक शास्त्रकार ने एक अलग तरह की बात कही है, इसे आधुनिक के बंदिश का पूर्वज माना जा सकता है। ठीक है, आज जो बंदिश गाई जाती है, अब बंदिश तो सभी में, जितनी भी गायन शैली आप प्रस्तुत करोगे, बंदिश मतलब कि बोल उस गीत के जो कि ताल में बंधे होते हैं वो सभी शैलियों में आते हैं। तो बंदिश तो आज हम फिल्मी सॉन्ग्स भी देखते हैं ना बेटा, तो उसमें शुरू की कुछ 2 लाइनें होती हैं, फिर बाद में स्टैंजाज आते हैं, फिर बाद में उन 2 ही लाइनों को रिपीट किया जाता है। तो जो बार बार 2 लाइनें रिपीट होती है वो स्थायी कहलाती हैं, और जो बाकी की लाइनें होती हैं वो अंतरा कहलाती हैं। इस तरह से वो कंप्लीट होकर स्थायी और अंतरा मिलकर बंदिश बनती है। तो बंदिश कभी लोप नहीं हुआ इसका। ठीक है, इसमें धातु, भाग और अंग, स्वर, पद, ताल आदि को सुंदर ढंग से बांधा जाता है। वस्तु, यह प्रबंध का एक प्रकार है। देखिए हमने आपसे बात की थी, ये प्रबंध है, ये वस्तु है और ये रूपक है, ये दोनों इसके बीच में ही आएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। वस्तु, ये प्रबंध का एक प्रकार है जो अधिक सुव्यवस्थित, वस्तु से क्या मतलब है यहाँ, वस्तु से मतलब ही बंदिश है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ है मैनेजमेंट, प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट, वस्तु क्या है, बंदिश, रूपक क्या है, उसका स्वरूप, उसका जो फ्रेम कह दो हम एक तरह से। ठीक है बेटा, इसको मैं साथ साथ इसलिए मिटा रही बेटा ताकि जो बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हैं उनके लिए इजी रहेगा समझना। ठीक है, वस्तु के बारे में बात कर रहे थे। प्रबंध का एक प्रकार है जो अधिक सुव्यवस्थित और शास्त्रीय रचनाओं से संबंधित है। इसमें अक्सर स्वर ताल का विशेष संतुलन होता है। बिल्कुल बंदिश में ऐसा ही होता है। रूपक की बात करें संगीत में यहाँ शब्द यूज़ किया स्पेशली, क्योंकि नाटक में भी इसका यूज़ होता है। नाटक में इसका अलग अर्थ होता है जाने की माने की। यह निबद्ध गान का एक अन्य प्रकार है, नाट्य शास्त्र वाले रूपक से अलग है। देखिए बता दिया, जो निश्चित राग ताल में बंधी होती है और अक्सर आलप्ति का हिस्सा होती है। ठीक है, रूपक माने कि आलप्ति से यहाँ बात होगी, उसका फ्रेम बनाएगी, शुरू में जो हम प्रेजेंट कर देंगे वो राग को प्रस्तुत कर देगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब प्राचीन संवाद गायक की समस्या से इसका क्या ताल्लुक रहता है। प्राचीन समय में जब गायक या संवाद गायक अभिनय के साथ जो गाते थे, मंच पर प्रस्तुति देते थे, उनके सामने मुख्य रूप से कथा के अनुसार गायन, राग की शुद्धता और भावों की अभिव्यक्ति की समस्या होती थी, है ना। वही बात जो हम पहले कह चुके हैं, वही बात रिपीट हो रही है यहाँ पे। अब ये जितने भी शास्त्रकार इसको बता रहे हैं वो सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई प्राचीन गायक वादक की क्या समस्याएं रहती हैं इसमें। अब समस्या क्या रहती है और उसका सुविधा क्या है, इसकी बात हम अब यहाँ पर कर रहे हैं। प्रबंध सुविधा क्या देता है। प्रबंध शैली ने गायक को एक बंदी बंधाई संरचना दी है। बिल्कुल, प्रबंध तो पूरा मैनेजमेंट है। ये ध्रुव, मेलापक, उद्ग्रह, ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं बेटा, बहुत अच्छे से डिटेल में आप उसको देख लीजिएगा, जिससे वे संवादों को राग ताल में पिरो कर गा सकें। वस्तु, जब संवाद में किसी विशेष भाव या श्रृंगार रस का वर्णन होता था तो गायक वस्तु के रूप में निबद्ध माने कि बंदिश रचनाएं हो गई। ठीक है, रूपक, रूपकालप्ति मतलब कि राग विस्तार, ये बात भी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा। आगे चलते हैं। संक्षेप में प्रबंध, वस्तु और रूपक प्राचीन गायक को अभिनय, शब्द और ताल के संतुलन के द्वारा प्रभावी संवाद गायन की तकनीक प्रदान करते थे। अब लास्ट में हम ये कहते हैं कि इसका मोटी मोटी बात की हम बात करते हैं तो क्या कह रहे हैं, संक्षेप में क्या कहें। प्रबंध, वस्तु और रूपक प्राचीन गायक को अभिनय मतलब कि नाटक, शब्द और ताल के संतुलन के द्वारा प्रभावी संवाद गायन करने की तकनीक प्रदान करते थे। मेरे हिसाब से आपको ये बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। थोड़ी सी समस्या बस इतनी रह सकती है कि हम प्रबंध, वस्तु और रूपक जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा रह जाता है, तो उसको हम जो पिछली वीडियो देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। और उसकी हमने छोटी सी जो एक डेफिनेशन है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर दिया है, यहाँ पर लाके प्रबंध, वस्तु और रूपक के रूप में। यहाँ हमने इनकी डेफिनेशन एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर दी है। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक अच्छी जानकारी के साथ। और अगर इससे संबंधित कोई भी टॉपिक आप जानना चाह रहे हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको बहुत डिटेल में और बहुत सरल शब्दों में आपको वीडियो बना कर दूँगी। बेस्ट ऑफ लक बेटा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।